ये तुम सबका मुंह बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से इस पे जंप कर पाए। वही अपना एक लेक्चर हम ऑलरेडी थोड़ा पीछे हैं एंड हमारा कनेक्टिविटी बहुत अच्छा नहीं है। बच्चे 2 मिनट रुक जाओ। ओके, हाँ देखो अभी ठीक है, बोलो बच्चों अभी ठीक है। ओके, टच वुड भाई कोई चेंज ना हो गॉड। देखो हम लोग जो लास्ट क्लास में अलग हुए थे, हम जिस डिस्कशन पे अलग हुए थे, दैट वाज इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। हम वापस से डिस्कशन क्या रिपीट करें, दैट वाज इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, ठीक है। और इसका Q/M रेशियो हम लोग लास्ट क्लास में इसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारा क्लास डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने कैथोड रेज के अलावा हम लोगों ने एनोड रेज देखा था। एनोड रेज देखा था, और एनोड रेज में हमने देखा था कि इसका Q/M रेशियो जो है ये गैस डिपेंडेंट होता है। द Q/M रेशियो इज गैस डिपेंडेंट, ये हमने देखा था। और जो हमें अभी देखना है, ठीक, वो क्या है, वो एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। एक मिनट रुको, देखो अभी ऑडियो क्लियर है, अभी ऑडियो क्लियर है। ओके, हाँ हाँ हम आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं। तो अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, ठीक है, एक देखो छोटी सी रिएक्शन है जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि यू विल बी सरप्राइज टू सी कि क्या होता है साइंस में। जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे नई चीजों की डिस्कवरी बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती है। जबकि यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो लगभग 1890s के आसपास हुई थी, लगभग 1890s के आसपास हुई थी। हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो लगभग 1900 से 1910 के आसपास हो गई। इट वॉज अ मेयरली गैप ऑफ, ठीक है, 10 to 20 years। लेकिन हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में वी एक्चुअली, ये 1930s से 40s की बात है। इट एक्चुअली टुक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, टू डिस्कवर द थर्ड पार्टिकल। कोई इसका रीजन, ठीक है, एनी रीजन के
भाई हम लोग जो है न्यूट्रॉन को इतना इजीली क्यों नहीं डिस्कवर कर पाए? बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, देखो प्रॉब्लम क्या है कि सब एटॉमिक पार्टिकल को ग्रैब करने के लिए 1930s 40s, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, सब एटॉमिक, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, तुम्हारा आफ्टरनून हो गया अभी। ओके, यस, होल्ड योर पेन। देखो भाई, टाइपिंग बोर्ड इज नॉट क्लियर। क्या हुआ बच्चे? नहीं, मैनेजेबल तो होना चाहिए। हाँ, अब देखो, सुनो सुनो सुनो। अरे बच्चों, एक बार जो है मेक श्योर करो कि तुम्हारा तुम्हारा कनेक्टिविटी ठीक है ना, प्लीज मेक श्योर करो। और अगर 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 प्लीज, अगर वो मैनेजेबल है, सुनो, अगर वो अगर वो लेजिबल है, मैनेजेबल है, तो उसे प्लीज थोड़ा सा, हम्म, ठीक है, मेरी बात सुनो। जब तक हम लोग चला सकते हैं हम चलाते हैं, नहीं तो तुम लोग अ, नहीं तो तुम लोग जो है वो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक बार देखना इसका, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी जो भी कुछ प्रॉब्लम है मेरे इंटरनेट में, वो मोस्टली आज रिजॉल्व हो जाएगी भाई, वो मोस्टली आज रिजॉल्व हो जाएगी। अ, हाँ, ठीक है, मैनेजेबल है तो फिर काम चलाओ। ठीक है, बस बस बस। अ, तो देखो, मैं यहाँ पे ये बता रहा था that the huge time was because that neutron is such a particle, जो एक्चुअली क्या है कि जो जो एक्चुअली हमें बहुत बहुत ज्यादा डिसीव कर लेता है। हम लोग जब भी न्यूट्रॉन को पकड़ने जाते हैं, हम लोग जब भी न्यूट्रॉन को पकड़ने जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हम लोग को धोखा दे देता है, बिकॉज उस पर चार्ज जीरो है, तो वो किसी की तरह की नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इन सबसे इंटरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सबसे इंटरेक्ट नहीं करता है। सो इट्स टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस वाज द मेन रीजन कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी एक्सपेक्टेड दैट समथिंग इज देयर इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ सामान है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये बात हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर ली थी, लेकिन प्रिडिक्ट करने के बाद में भी हमें इतना टाइम लग गया उसे ढूंढने में। उसको ढूंढने का काम जो है वो जेम्स कैडविक ने किया। ठीक है, जेम्स कैडविक वॉज द फर्स्ट जिसने उस पेपर का जो थ्योरेटिकल हम लोग का अजम्पशन था, वो उसको सामने लेके आया, एंड ही डिड इट। ठीक है, 1832 नहीं नालायक, 1832 मतलब इलेक्ट्रॉन्स वाला न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। ठीक है, टॉक अ लिटिल स्लोली। ओके गाइस, तुम लोग कन्वर्सेशन जो कर रहे हो वो हो नहीं पा रहा ना, वीडियो लैग हो रहा है, किसी का तो यही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है। राइट लिटिल बिगर, सॉरी 1932। अरे ये ये जो लिखा है ये नहीं दिखाई दे रहा है? राइट लिटिल बिगर मतलब थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। अब मेरी राइटिंग ही ऐसी है। तुम जो है एकदम 4 लाइन कॉपी टाइप थोड़ी यार, अब यहाँ पे हो गया। क्या पता नहीं, मजाक कर रहे हो यार? बड़ा लिखो, साफ लिखो, क्या चल रहा है यार? अजीब है। एक मिनट यार, सुनो मेरी बात सुनो। गाइस, गाइस मेरी बात सुनो। स्टॉप, स्टॉप टेक्सटिंग, स्टॉप टेक्सटिंग। देखो, मैं काम करता हूँ, मैं चैटिंग का ऑप्शन ही बंद कर देता हूँ। क्या बड़ा लिखो, छोटा लिखो, टेढ़ा लिखो, साफ साफ बड़ा जो लिखा हुआ है, उसके बाद क्या? चैट विद नो वन, इट्स ओवर।
ठीक है, और मैं तुम्हें अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रहा हूँ, अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रहा हूँ। माइक बंद करो। किसने माइक ऑन कर लिया अनम्यूट करते ही अपना? माइक बंद करो बच्चे, माइक बंद करो अपना, माइक बंद करो बच्चे। कौन है रोल नंबर 003? हाँ सुनो, अब जब तुम्हें एकदम से सब कुछ दिखना बंद हो, माइक बंद करो। फिर यार तुम माइक ऑन कर रहे हो, अजीब, पता नहीं यार। तुम क्लास को इंटरेक्टिव चाहते हो या मैं एकदम ब्लैंकली यहाँ पे देखो करवा बोर्ड पे लिखता चला जाऊं? माइक बंद रखो अपना सब लोग। माइक ऑन अगर तुमने बिना किसी डाउट के यूजलेसली किया तो मैं तुम्हें क्लास से रिमूव कर दूंगा। सर डाउट है। हाँ बोलो। सर मैग्नेटिक अभी तो फील्ड कुछ से क्यों नहीं डिफ्लेक्ट पढ़ाई होता नहीं है, डाउट न्यूट्रॉन? किस चीज में? सर मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता न्यूट्रॉन? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से होता है बच्चे, वो मैंने यहाँ गलती से लिख दिया शायद। न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह में होती है मैग्नेटिक फील्ड। मेरा आधा ध्यान तो इस पे है ना यार, कि तुम क्या क्या कर रहे हो, लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही सजेशन की यहाँ पे। ओके सर, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं डिफ्लेक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड से बच्चे क्या है कि हमारे पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और न्यूट्रॉन बीम नहीं है कि हम लोग सिलेक्टिवली उसको पढ़ पाते। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से उसको देख पाते। वो होता है डिफ्लेक्ट, वो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, तो अब बड़ा छोटा नहीं भैया, देखो हर क्लास में सब जगह यही फॉन्ट में कैरी करता हूँ, उसमें छोटा लिखो बड़ा लिखो का मतलब क्या है? देखो, तो जेम्स कैडविक ने क्या किया, जेम्स कैडविक डिड दिस थिंग कि उसने एक्चुअली बेरिलियम का न्यूक्लियस लिया, ठीक है। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम, ठीक है, इज लाइक बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 4, ठीक है। बेरिलियम का मास नंबर कितना है? इट इज 9, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है? +4, बिकॉज ये एक्चुअली न्यूक्लियस है बस। ये Be49, और उसको उसने बॉम्बार्ड करवाया। he actually bombarded this thing with alpha particles. This is Be nucleus and this is alpha particle, ठीक है। ये रिएक्शन वैसे तुम्हारे पीडीएफ में लिखी हुई है, लेकिन तुम उसे लिख सकते हो, ठीक है। स्टिल यू हैव टू कॉपी दिस। तो अल्फा पार्टिकल का सिंबल तुम जानते हो क्या है? अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। ये बात बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग अभी सुनो। तो हीलियम न्यूक्लियस होता है, दैट मीन्स इसके साथ में इसके सिंबल को लिखने का तरीका क्या है? तो नीचे हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज 2। ऊपर लिखते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज 4। दिस इज हीलियम न्यूक्लियस। इसको हम लोगों ने बम्बार्ड किया इसके ऊपर। जब बम्बार्ड करते हैं तो ये बहुत ही अजीब रिएक्शन है। दिस इज नॉट लाइक योर नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। तो तुम ऐसा समझो कुछ, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे वो ड्रॉइंग करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन 1 2 3 और 4 ये सिचुएशन है, और मेरे पास में टोटल 5 न्यूट्रॉन्स हैं। आई थिंक कैन यू कैलकुलेट दिस थिंग कि मेरे पास में 4 प्रोटॉन्स है और 5 न्यूट्रॉन्स हैं। 5 न्यूट्रॉन्स, इसका मतलब मेरे पास में 1 2 3 4 और 5, कुछ ऐसा सिचुएशन है। ऑब्जर्व दिस थिंग, दिस इज अ बी न्यूक्लियस। दिस बॉल, दिस क्लस्टर ऑफ बॉल, जिसके अंदर मेरे पास में ऐसे कितने हैं? 4 और ऐसे कितने हैं? 5, ठीक है। तुम बस इन दोनों डॉट्स का हिसाब लगाना। तो मैंने इसको अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया, तो अल्फा पार्टिकल क्या है? उसके अंदर 2 क्या है बताओ? मेरे पास में प्रोटॉन है, और 2 क्या है मेरे पास में? न्यूट्रॉन्स हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी जिसके अंदर ये ऐसा ऐसा, सपोज ये मेरे पास में क्लस्टर है। तो इन देखो, इसके ऊपर चार्ज क्या है? +4 का। इसके ऊपर चार्ज क्या है बताओ? +2 का। तो ये दोनों में आपस में कैसा फोर्स है बाय डिफॉल्ट? फोर्स कैसा है भाई, बोलो कोई एक बता दे, ऑन करके वापस माइक ऑफ कर ले अपना। रिपल्शन। रिपल्सिव फोर्स है। तो इन दोनों में एक्सट्रीम रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं नॉर्मली इसको जो है फेंकूंगा इसकी तरफ, लेट्स से इफ आई थ्रो दिस सब्सटेंस टुवर्ड्स दिस, ठीक है, तो क्या होगा? ये इसकी तरफ जाएगा एंड जाके रुक के वापस बाउंस बैक हो जाएगा। इट विल एक्चुअली बाउंस बैक। जैसे नॉर्थ पोल के ऊपर नॉर्थ पोल मैग्नेट का लेके आते हैं, तो अपने आप को क्या करता है? उसे रिपेल करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने क्या किया? दे एक्चुअली
कंस्ट्रक्टेड डिवाइस जिसके अंदर उसकी स्पीड इतनी तेज कर दी जाए, ठीक है, सच दैट उससे पहले कि वो उसे रोक के स्टॉप कर पाए, इट एक्चुअली स्मैशेस इनटू दिस, तो वो इसको स्मैश कर लेगा, ठीक है, और इस जो है स्ट्राइक करने से ये इसके न्यूक्लियस को पूरा पूरा ओपन करके, ठीक है, सब कुछ जो है स्कैटर हो जाएगा। एज सुन एज, ठीक है, these two nuclei are smashed, ठीक है, immediately the nucleus actually converges to form a new substance, और वो एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। वो नया कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली ये 6 मेरे पास प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, सॉरी 6 न्यूट्रॉन्स कंबाइन करके मेरे पास में ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि इट इज 1 2 1 2 3 3, मैं ऐसे बच्चों की तरह ड्राइंग करके बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, जैसे 4 और ऐसा कुछ 4 और 5 और 5 और 6 और 6, ठीक है। इफ यू सी दैट दिस इज एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ कार्बन न्यूक्लियस, ये एक्चुअली कार्बन का न्यूक्लियस है C612, ये C612 है। तो C612 अगर तुम नीचे की सारी बॉल्स काउंट करोगे, ठीक है, तो मेरे पास में देखो, मेरे पास में प्रोटॉन की बॉल्स कितनी थी भाई, 4 प्रोटॉन यहाँ थे, 2 प्रोटॉन यहाँ थे, तो मेरे पास में टोटल 6 प्रोटॉन इकट्ठे हो गए, इसका मतलब सारे प्रोटॉन इसके इसमें ट्रांसफर हो गए। मेरे पास में 5 न्यूट्रॉन यहाँ थे, 2 न्यूट्रॉन यहाँ थे, टोटल 7 न्यूट्रॉन थे। तो यहाँ मेरे पास में न्यूट्रॉन्स कितने आए हैं बताओ, सिर्फ 6 आए हैं। दैट मीन्स आई विल बी लेफ्ट विद, मेरे पास में एक समान बच जाएगा, दैट इज सिंपल न्यूट्रॉन बॉल। एक सिंपल न्यूट्रॉन का बॉल जो है वो एक्चुअली अकेला छूट गया। जब ये अकेला छूट गया, देन वी एक्चुअली ऑब्जर्व दिस थिंग, ठीक है, तो हमारे सामने जो है वो निकल के आया, ठीक है, एंड हमें पहली बार, ठीक है, आइसोलेटेड न्यूट्रॉन देखने को मिला, ठीक है। इसका जो सिंबल है, ठीक है, जो हम लास्ट क्लास में एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहा था, बट वो वीक कनेक्शन की वजह से कुछ इश्यूज में, ठीक है, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या है, इसका देखो सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं, इट इज रिटन एज द सिंबल एन। नीचे हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, जो भी चार्ज है इसके ऊपर चार्ज कितना है 0, और इसका मास कितना है 1। ये इसका सिंबल है, ठीक है, ये इसका सिंबल है। और इसकी जो बैलेंसिंग है, उसके लिए तुमने आज तक शायद अभी बैलेंसिंग ऐसी की है कि नहीं की है, ठीक है, डोंट नो। तो न्यूक्लियर बैलेंसिंग के लिए एक रूल होता है, ठीक है, ये तुम्हें बाद में 12th में काम आएगा, और बहुत सिंपल सा रूल है। न्यूक्लियर बैलेंसिंग के लिए ध्यान रखो कि लोअर नंबर्स का सम, लोअर नंबर सम इज सेम ऑन बोथ साइड्स, इज सेम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लोअर नंबर्स का सम सेम रहता है, एंड अपर नंबर्स का सम, अपर नंबर सम इज ऑल्सो सेम, वो भी सेम रहता है। दोनों तरफ नीचे के नंबर्स का और ऊपर के नंबर्स का सम जो है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी मेरी अगर राइटिंग खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो देखो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक बार रोको, पेन रोको, देखो देखो पेन रोको, ऊपर देखो, तो मेरे पास यहाँ पे देखो जो लिखा है, मैं इसको अगर रिएक्शन को पूरा करूं, मेरे पास क्या लिखा जाएगा, C612 और क्या N 0 और 1, ठीक है। तो अगर मुझे नहीं पता है, सुनो, कि उसके अंदर से कौन सा पार्टिकल निकलने वाला है, तो मैं उसे कैसे निकाल सकता हूँ, मैं नीचे के नंबर का सम करूंगा। तो 4 + 2 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो मेरे पास जो भी यहाँ पार्टिकल आने वाला है, जो भी यहाँ पार्टिकल आने वाला है, उसके नीचे का नंबर क्या होना चाहिए, उसके नीचे का नंबर क्या होना चाहिए, 4 + 2 6, 6 प्लस व्हाट इज इक्वल टू दैट 0, यहाँ पे 0 आएगा, नीचे का नंबर 0 होना चाहिए। अब ऊपर का नंबर क्या होना चाहिए, तो इट इज 9 + 4 13, यहाँ पे मेरे पास में क्या है बताओ, 12, ऊपर का 1 होना चाहिए, ऊपर का नंबर मेरे पास में क्या होना चाहिए, तो जब ऊपर का नंबर 1 और नीचे का नंबर 0, तो ये जो है कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये न्यूट्रॉन है, ये इसका सिग्नेचर है न्यूट्रॉन का। हाँ बोलो अच्छे, 051 क्या डाउट है, बोलो। सर जब हम लोग लाइक दोनों न्यूक्लियस जब रिएक्ट हुए ना, एंड जो न्यूक्लियस ओपन हुआ, तो वो लाइक कार्बन ही क्यों बना? हम 2-3 चीजें जो हम लोग इसमें आंसर नहीं कर सकते और कर सकते हैं, मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ, चलो तुम इसे जल्दी से कॉपी कर लो एक बार, और जहां नहीं समझ है, अरे यार हाँ बोलो, हाँ बच्चों किसने हाथ खड़ा किया है, बोलो।
सर ये जो हम जब न्यूट्रॉन फॉर्म हुआ सर, ये रिएक्शन का जब न्यूट्रॉन फॉर्म हुआ सर, तो उसकी प्रेजेंस कैसे फेल्ट की हम लोगों ने? जैसे कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन का तो पता है कि एनोड की तरफ जा रहा है, तो मतलब नेगेटिवली चार्ज है, बट इसमें तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, तो कैसे पता लगा है कि ये वो पैराफिन वैक्स के वजह से। एक्चुअली नीचे का लिखा देखो, मैं इसे हटाता हूँ। हम लोग लेटर ऑन शायद हमारे 12th क्लास का, देखो लास्ट चैप्टर जो होगा केमिस्ट्री में, उसके अंदर तुम्हारे पास ही सेक्शन आएगा जिसमें हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करेंगे। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मतलब कौन कौन से न्यूक्लियस अंदर से, देखो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये शायद, ठीक है, तुम लोग ढंग से इमेजिन ना कर पाओ। हम हमेशा एटम की बात करते हैं और हम लोग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एंड सो ऑन। हम लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं जो तुमसे अभी डिस्कशन कर रहा हूँ वो ये बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल दिस। इसके अंदर सेंटर पे यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस रखा है, मैं इस न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ये न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं है। इट इज गॉट नथिंग टू डू विद इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग लेटर ऑन लास्ट में शायद न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देखेंगे, तो उस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को तुम्हें थोड़ा सा समझना है। कुछ न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होते हैं रिलेटिवली। तो कैडविक को शायद ये पता नहीं था कि इससे कार्बन 1 के न्यूट्रॉन अलग होने वाला है, तो उसे इसका आइडिया नहीं था। ठीक है, मे भी तुम इसे ऐसे समझो कि ही एक्चुअली ट्राइड आउट सो मेनी रैंडम रिएक्शंस, उसमें से इस रिएक्शन ने उसे वो रिजल्ट दिया जो वो चाहता था। ठीक है, तो इसको जो करने में इतना टाइम क्यों लगा? ठीक है, द प्रॉब्लम वाज दिस, इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स जो है ये इशू था। तो मैं तुम सबसे पहले तो एक चीज ये पूछता हूँ, ठीक है, समबडी आंसर, कि भाई इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि इनका चार्ज सेम है, राइट? ये रीजन है ना, इनका चार्ज सेम है। हाँ सर। यस सर। फोर्स है क्योंकि यस सर। अच्छा, फिर दिक्कत क्या है? यस सर। प्रोटॉन्स हैं, तो दो प्रोटॉन्स के ऊपर +1 +1 चार्ज है, तो इनमें भी तो रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। इनमें रिपल्सिव फोर्स नहीं है। डोंट these two protons or these two protons have a repulsive force? So could you please tell? सादे भाई कोई माइक ऑन कर ले अपना। सर आवाज ब्रेक हुई। सर वो मीसॉन पार्टिकल बनके, सर जब दो प्रोटॉन्स को ऐड होते हैं तो मीसॉन बिल्कुल नहीं पार्टिकल बनते हैं। कोई गेस सर जब दो, अंदाज से बता दो। सर मीसॉन पार्टिकल बनके निकलते हैं। पक्का सब लोग गूगल कर रहे हैं। सर मीसॉन पार्टिकल बनके निकलते हैं। अबे यार माइक। ओके, तो सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। सर मीसॉन पार्टिकल बनके निकलते हैं। तो ऑडियो पास में क्लियर नहीं आ भाई, रहा सर। सर क्वेश्चन डर लग रहा है कि सब डेड हो गया एकदम जैसे। सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, हैव यू हर्ड द फोर्स न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स सुना है कभी? सर जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है आउट ऑफ शेल, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स क्या है? वो एक्चुअली एक बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, वो उसकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक्चुअली ये है कि वो होता तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अप्लाई तभी होता है जब तुम दोनों को बहुत ज्यादा पास में ले आओ। मतलब इसको हम लोग कैसे इमेजिन करवाएं? देखो, इमेजिन द सिचुएशन इज लाइक, जैसे ये मेरे पास में ये मतलब एक जैसे वेलक्रो है, जो समझो ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में फोर्स है, ठीक है, हाँ फोर्स है, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब तक तुम इसे पास में लाके, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं स्टिक करोगे तब तक वो फोर्स अप्लाई होना शुरू नहीं होगा।
ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्चुअली ऐसा कुछ चीज है जो 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक हेलो फोर्स हेलो 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 सेम चार्ज के बीच में माइक चेक। होता है वो उसके ऊपर डोमिनेट कर लेता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या है वो एक्चुअली उसके ऊपर डोमिनेट कर लेता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो उसको ऐसे इमेजिन करो एज इफ वो इतने स्मॉल हुक्स हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली सो स्मॉल हुक्स। तो ये हुक्स क्या है, ये एक्चुअली तभी एंगेज हो सकते हैं, ये हुक्स तभी एंगेज हो सकते हैं जब तुम उनको दम लगा के इतना पास में लेके आओ, इतना पास में लेके आओ किसी तरह, ठीक है, ये एक दूसरे के अंदर एंगेज हो जाए। तो अगर एक बार ये एंगेज हो गए उसके बाद में अभी ओपन नहीं होंगे, ठीक है। जब तक ये पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं तब तक इन पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, तब तक इन पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Repulsion. अप्लाई। रिपल्शन फोर्स। लेकिन जब तुम इन्हें बहुत तेज एक दूसरे की तरफ स्मैश करते हो, ठीक है, और अगर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ज्यादा पास आ गए, इफ एक्चुअली कम टू क्लोज, तो एक बार अगर ये फोर्स एंगेज हो गया, ये फोर्स एंगेज गया, तो उसके बाद में अब ये वापस अलग नहीं होंगे। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर हैविंग प्लस प्लस का रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, तब भी ये दोनों अलग नहीं होंगे, तब ये दोनों अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो दिक्कत क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स है, इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है बताओ, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Electrostatic. किसी ने हाथ रेस किया है, किसी को कुछ पूछना है, डाउट 051 माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो as you smash this thing, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करता है, उसके बाद में चीजें स्कैटर होती है, और फिर वापस से न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअली इम्प्लोड करता है, और फिर से जो है, ठीक है, वो कार्बन का न्यूक्लियस बनाता है। तो उसमें बाय चांस न्यूट्रॉन जो है वो बाहर छूट गया, सर आपका ठीक है, आवाज बिकॉज नहीं आ कार्बन रहा का है। न्यूक्लियस काफी स्टेबल, ठीक है। हम लोगों ने सोचो, हम लोगों ने इसको कितना फोर्स से देखा होगा, एज इमेजिन करो, एज इफ क्या ये कोई कैटापल्ट टाइप सिचुएशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कैटापल्ट को पीछे की तरफ Sir, audio isn't clear. सर ऑडियो नहीं आ रहा है सर। ऐसे वैसे जितना तेज हो Audio सके उतना isn't तेज clear. इसके अंदर स्मैश। तो ये वाला प्रोसेस नॉर्मल सिचुएशंस में हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में, ठीक है, ये रिएक्शन को नहीं कर सकते हैं, हम डेली लाइफ में इस रिएक्शन को नहीं कर सकते हैं। कोई हेलो गाइस, कोई एक आदमी माइक ऑन करके बता दे, आवाज आ रही है ना? यस सर। क्लियरली नहीं आ तो रहा। पूछने पे जवाब भी नहीं दे रहे। यस सर, आ रही है आवाज। एनीबॉडी प्लीज? कट कट के आ रही है आवाज। सर पूरा सेंटेंस नहीं समझ आ पा रहा। बोलो भाई। सर कट कट करके आ रहे हैं। सर कट कट के आ रही है। सर कट करके आ रही है। सर आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब नहीं आ रहा था। ब्रेक हो रही है आवाज बीच बीच में। Audio isn't clear. साउंड इज ब्रेकिंग। हाँ, क्या हुआ? ब्रेक हो रहा है। बच्चे आवाज आ रही है क्या? सर ब्रेक हो रही है। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक हो रहा है। सर जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो आवाज नहीं आ रही थी। सर एक डाउट है। हेलो, कितनी देर से आवाज नहीं थी क्या? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। यार माइक क्यों नहीं चल सर रहा? आपका कुछ कुछ समझ में आ रहा है और आधा एकदम कुछ नहीं आ ब्रेक हो रहा है। मतलब बीच में ब्रेक। अच्छा, अभी आवाज बेटर है क्या? सर जब आप पूछते हो तब आती है आवाज। तो तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तुमसे तब से पूछ रहा हूँ कि आवाज आ रही है। बोल रहे हैं हम लोग। रहा। सर वही बोल रहे सर। आप बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे ब्रेक हो रहे हैं। You are not connected with us. बोलते रहे। कनेक्शन ठीक नहीं होगा शायद। हाँ हम लोग बहुत बोलो यार, पहले क्या से बोल डाउट रहे है? हाँ बोलो क्या डाउट है? हेलो,
किसी को डाउट पूछना था ना? हाँ बोलो। सर जब कुछ ये अरे कुछ पूछना है क्या? हाँ जल्दी बोलो ना यार, क्या कर रहे हो? सर जब ये न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो उसको ओवरकम करके तो बहुत पास लाना पड़ता होगा ये न्यूक्लियर फोर्स इंगेज करने के लिए, तो उतनी एनर्जी कहाँ से आती है? एक मिनट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? सर कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं ना इसके अंदर। अच्छा हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा हाँ, और कोई बोलो। देखो तो इसमें क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन से नहीं होता। तो कोई मुझे बता सकता है कि रिएक्शन इस रिएक्शन को करने के लिए हमें जो इतनी ज्यादा इनॉर्मस स्पीड चाहिए इसकी तरफ स्मैश करने के लिए, ये चीज कहाँ पे अचीव होती होगी? पार्टिकल एक्सेलरेटर। सर पार्टिकल एक्सेलरेटर या सन? पार्टिकल एक्सेलरेटर या सन। पार्टिकल ठीक है, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स या सन के अंदर, हाँ जहाँ पे क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, देखो वहां पे क्या है कि इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है, ठीक है, कि वो कॉन्स्टेंटली इतने ज्यादा स्पीड में रहते हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करके स्मैश करके, ठीक है, वो एक्चुअली नया कुछ क्रिएट करते रहेंगे, दे एक्चुअली कीप ऑन क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो हाइड्रोजन से लगातार कुक होके हीलियम बनता रहता है, तो वहां पे हीलियम जो है वो एक्चुअली फर्दर स्ट्राइक करके स्मैश करके और जो है हायर एलिमेंट्स कार्बन वगैरह कुक करता रहता है। इवन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज सो हाई, जैसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, कि दैट वो अर्थ के मॉल्टन कोर में जिसके अंदर मॉल्टन आयरन है, ठीक है, वहां पे भी एक्चुअली रिएक्शन नहीं हो पाता है। और या फिर हम लोग इसे किससे करते हैं कि हम लोग इसे सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के अंदर किसी एक जो बीम को है एक्चुअली बहुत धीरे, ठीक है, धीरे स्टार्ट करके उसे एक्सेलरेट करवाते हैं काफी टाइम तक, ठीक है, फॉर डेज टिल इट रीचेज एन एक्सेलरेशन, ठीक है, अप टू लेट्स से 80% और 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। वो इतना ज्यादा हाई एक्सेलरेशन चला जाता है उसका, इतना ज्यादा हाई स्पीड चला जाता है उसका। और वहीं पे दूसरा पार्टिकल जो है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या है कोलाइड एक्सेलरेट करवाते हैं एंड उनको अलाइन करके आपस में स्ट्राइक करवाते हैं। तो ये एक्चुअली तरीका होता है चीजों को स्मैश ओपन करके देखने का। तो अगर मुझे इनको आपस में कंबाइन करना है, या मुझे बहुत ज्यादा फंडामेंटली, ठीक है, छोटे पार्टिकल्स को स्मैश ओपन करना है, आई हैव टू ब्रेक देम एंड सी कि उसके अंदर क्या है, तो हम लोग उससे देखते हैं, ठीक है। सेम वे में हम लोगों ने क्या है कि प्रोटॉन्स वगैरह जो हैं ये एक्चुअली क्वार्क से बने हुए हैं, और फर्दर कौन किससे बना है ये हम लोगों ने उससे एक एक करके इन्फॉर्मेशन गैदर की है, कि हम लोग दो प्रोटॉन्स को अगर आपस में स्क्वैश करेंगे उसके अंदर का सामान जो है वो बाहर स्पिल आउट हो जाता है, ठीक। दिस इज द सिचुएशन जिससे हम लोगों ने पहली बार न्यूट्रॉन देखा था। जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं इसे मिटाता हूं। आई थिंक सबने लिख लिया होगा। तो देखो, कमिंग टू लास्ट पॉइंट, हम लोगों ने 3 पार्टिकल्स देखे हैं। तो 3 पार्टिकल्स का सिचुएशन कुछ ऐसा है, ठीक है। देखो क्या, तो उनके सिंबल्स क्या क्या हैं सबसे पहले, ठीक है। उनके सिंबल्स में हमारे पास में है सबसे पहले न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। दिस इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन ये एंटी पार्टिकल है। सर एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, हाँ सब होता है वो एक्चुअली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर बारियॉन्स, लेप्टॉन्स और बहुत सारी बातें हैं। तो खैर अभी तो हम लोग उसे क्या करें, हम लोग अभी 3 चीजों पे फोकस करते हैं। देखो ठीक है, ये तो हमारा क्या है, डिस्कशन बहुत ही ऑफ कोर्स चला गया है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास में क्या है, देखो इसका सिंबल क्या बताया था, शायद लास्ट क्लास में बताया था, तुम्हें पहले से पता हो। उसके नीचे क्या आता है बताओ, 0, ऊपर क्या आता है, 1। रूल क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल का, कि जो भी तुम सिंबल यूज करने वाले हो, ठीक है, तुम्हें उसके नीचे क्या लिखना है बताओ। तुम्हें नीचे लिखना है कितना इसका चार्ज है, ये लिखना है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। और तुम्हें उसके ऊपर क्या लिखना है, तुम्हें नीचे लिखना है चार्ज कितना है, तुम्हें नीचे लिखना है चार्ज कितना है, और तुम्हें ऊपर क्या लिखना है, तो ऊपर लिखना है इसका मास। ये जनरल कन्वेंशन है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल। चार्ज 0, मास 1, चार्ज 1, मास 1, चार्ज -1, मास ऑलमोस्ट 0। ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। और इनका मास
और इनका चार्ज, इनका मास और इनका चार्ज जो है, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ टेबल पे लिख रहे हैं, जो तुम्हें मालूम भी होंगी और तुम्हें थोड़ा सा जो है उसका आइडिया होना भी चाहिए। ठीक है, तुम्हें मालूम भी होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया तुम्हें, भाई रफली मैं बताऊं तुम्हें, तो भाई मास दोनों का क्या मानते हैं हम लोग, बताओ। एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। आई थिंक हम ये बात जानते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, सही है ना भाई? 1.67 into 10 to the power minus 27. 1.67 into 10 to the power minus 19. 1.674 इसका और 1.672 इसका, 1.674 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम या 27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम into 10 to the power minus 27 किलोग्राम, और 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम, 31 किलोग्राम। चार्ज के लिए हमें मालूम है 0, it is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम and minus 1.6 into 10 to minus 19 कूलम। ठीक है, at least this much should be learned। और इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज और बीटा पार्टिकल, ये तीनों चीजें सेम ही होती हैं। The three things are similar. The three things are one and the same thing. सर हमें 1.6022 लिखना है या 1.6 लिखना है? कहाँ पे बेटा? सर वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, हाँ सर वो अभी 6022 है ना, वो मतलब अप्रोक्सीमेट, हाँ 1.6022। हाँ हम उसे 1.6 ही लेते हैं। अरे एटलीस्ट 0 के बाद के नंबर्स तो नहीं लेंगे ना। हाँ हम उसे 6 ही लेते हैं सारे कैलकुलेशंस। ठीक है, थैंक यू सर। जैसे हम लोग इसके लिए सिर्फ 1.67 लेते हैं दोनों का, बस। सर मास को एमयू में लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, कन्वीनियंट है। जरूरी नहीं है, कन्वीनियंट है। ओके सर। अलग अलग स्केल रिक्वायर्ड होता है ना बच्चे, समझ रहे हो? तुम अगर बाजार से आलू लेने जाओगे, ठीक है, तो तुम उसे अगर 1 किलो के बजाय जो है कुछ ऐसा बोलोगे, मुझे 0.693 आउंस ऑफ पोटैटो चाहिए, और हर समय आउंस ही आउंस करते रहोगे सब लोगों के सामने, ठीक है, तो इरिटेटिंग नहीं हो जाएगा? तो जैसा जितना सामान है हमारे पास में, ठीक है, जितना सामान जैसा सामान है उसके स्केल के हिसाब से हम लोग, उसके साइज के हिसाब से हम लोग अपना स्केल चेंज करते हैं हमेशा। ये बहुत कन्वीनियंट है और बहुत जरूरी है इसको समझना। सर किसी ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इन सारे पार्टिकल्स को देखा है? नहीं, हम लोग बाद में चैप्टर के लास्ट में देखेंगे कि किसी एक पार्टिकल को इनमें से क्लियरली देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंस्ट्रेंट्स हैं। हम लोग फिर इतनी प्रिसाइजली मास प्रेडिक्ट कर सकते हैं फिर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें एक देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि वो हर पार्टिकल का चार्ज बहुत ज्यादा प्रिसाइजली चार्ज और मास प्रेडिक्ट करती है वो। तो मैं से हटा रहा हूँ। सर चार्ज का कोई ऐसा यूनिट भी है क्या? हाँ ऐसा ही है, तो बच्चे कूलम है। CGS यूनिट, ESU है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। 3 into 10 to the power 9 ESU 1 कूलम होता है प्रोबेबली, जहां तक अभी मुझे एकदम से याद आ रहा है। बट हाँ बोलो क्या बोल रहे थे बच्चे? सर हम लोग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपने बात की ना, तो वो मशीन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? क्या है मशीन? किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि वो चार्ज एंड मास दोनों एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है? हाँ, वो मशीन इस बात पे बेस्ड है कि अगर तुम किसी भी पार्टिकल को
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करते हो, बाप रे बाप इतना डिस्टर्बेंस माइक ऑन करके तुम कर रहे हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करते हो मतलब फॉर एग्जांपल अभी क्या है, ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट इज दिस क्रॉस? इस ना क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है। मैं ऐसा डायरेक्शन बोर्ड पे ड्रॉ कर दूंगा, ऐसा डायरेक्शन बोर्ड पे ड्रॉ कर दूंगा, बट मैं ये डायरेक्शन बोर्ड पे कैसे ड्रॉ करूंगा या ये डायरेक्शन बोर्ड पे कैसे ड्रॉ करूंगा, ये कन्वेंशन है। इसका मतलब होता है बाहर आ रहा है और इसका मतलब होता है अंदर जा रहा है। सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ठीक है, तो अंदर जा रहा है तो इसमें अगर चार्ज का मोशन है, मेरे फिंगर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो इस पे ऊपर फोर्स लगता है। तो अब ये चार्ज पार्टिकल जो है ये एक्चुअली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इससे ये डिसाइड होगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा, ये एक्चुअली इस प्लेट पे कहाँ हिट करेगा, अलग अलग जगह पे हिट करेगा। तो हर समय जो है इस प्लेट पे हर पोजीशन पे हिट करने के लिए मेरे पास में एक Q/m की वैल्यू पहले से यहाँ पे मेंशन्ड होती है। अगर तुम्हारे पास स्पॉट यहाँ पे आया तो मतलब इसका चार्ज बाय मास रेशियो ये है, ये रेशियो में तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक में तुम्हें सैंपल बताया है, ठीक है, कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की मशीन जो है तो मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बेसिस पे सामने जैसे तुम लाइट पास करते हो प्रिज्म में से, तो प्रिज्म में से लाइट पास करने से विबग्योर में लाइट स्प्लिट हो जाता है। फिर जो लाइट स्प्लिट होता है तो सबका अपना अपना एक फिक्स पोजीशन रहता है ना, वॉयलेट का, ग्रीन का, ब्लू का एंड सो ऑन। तो अगर ब्लू लाइट आएगा तो वो ब्लू की जगह चला जाएगा। तो वैसे ही वो कौन सा पार्टिकल है और वो कहाँ हिट कर रहा है, तो वहां हिट करते ही हमारे पास मशीन हमें आंसर दे देता है कि E/m का रेशियो इतना है। फिर हमारा काम दूसरा रह जाता है कि हमें E या M पता लगाना है। तो नेक्स्ट काम हमारा E पता लगाना होता है, उसके लिए भी एक दूसरा टेक्निक है। तो उसका जो है काम करने का प्रिंसिपल यही है बस। और सर हम लोग को अगर सब जगह के लिए Q/m रेशियो मिल रहा है तो कुछ तो ये लोग ने लाइक एज अ बेस वैल्यू लिया होगा ना, कंपेयर करने के लिए कि इससे ज्यादा है या इससे कम है टाइप्स। हाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, कंप्लीट पिक्चर है। देखो जैसे मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा आज ग्रुप पे, तुम उसको देखना। तो उसने जब पहली बार जब उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर कर लिया तो मेरे पास में एग्जैक्ट हमारे नॉर्मल लाइफ के स्केल्स में ग्राम्स और कूलम्स में इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया ना। हमें मालूम चला कि 1 ग्राम के अगर हम ग्राम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 ज्यादा छोटा है। इट इज एक्चुअली वेरी इनकन्वीनियंट कि इलेक्ट्रॉन को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए या उसे कूलम में उसका चार्ज एक्सप्रेस किया जाए। तो हम लोगों ने अपनी चीजों को चेंज किया है, लेकिन सबसे पहले हमने एक चीज को डिस्कवर किया था। तुम्हारा डाउट जो है वो शायद ये है, तुम्हें अगर पूछना चाह रहे हो फिर से पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? मैं हमारी बात समझा नहीं शायद मैं। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, पूछना चाह रहे हो बच्चे? प्रिंसिपल बता दिया, ठीक है, एंड आपने बोला कि Q/m जहाँ पे लैंड करेगा वो है, बट कोई तो एज अ बेस वैल्यू होगी Q/m रेशियो इससे ज्यादा है इससे कम है। जैसे कि हम लोग वेट मेजर करते हैं तो केजी लेते हैं, वो बेस वैल्यू हो गया, तो 1 kg से कम है तो इतने, kg से ज्यादा तो इतना, बट कोई तो बेस वैल्यू नहीं बेस वैल्यू, लेकिन किस चीज के लिए बच्चे, समझा नहीं। जैसे हम लोग ने हाइड्रोजन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया, उसको 1 AMU लिया एंड उसके रिलेशन में हम सब कुछ मेजर करते हैं। हाँ सही बात है, हाँ। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास में भी हम लोग 1/12 ऑफ कार्बन एटम ले रहे हैं, तो कार्बन के रिलेशन में हम सब मेजर करते हैं। तो इधर हम Q/m रेशियो किस चीज के रिलेशन में मेजर कर रहे हैं? नहीं तुम गलत बोल रहे हो ना बच्चे। सुनो, Q/m रेशियो हम लोग को रेफरेंस वैल्यू लेने की तब जरूरत पड़ती है जब हम लोग कोई नया स्केल डिफाइन कर रहे हैं, जब हम लोग कोई न्यू स्केल डिफाइन कर रहे हो। तो Q/m रेशियो के अंदर जो वैल्यूज बताई जाती हैं वो कूलम और केजी में बताई जाती है ना। इसमें नया स्केल थोड़ी डिफाइन कर रहे हैं। ओके, इसमें नया स्केल नहीं डिफाइन कर रहे, तो इसके अंदर हमें बेस की क्या जरूरत है? ओके, इसके अंदर मेरा बेस हाइड्रोजन का एक एटम था ना, वो समझ में आ गया। मैंने इसको नाम दे दिया 1। मैं ऐसे कुछ भी नाम दे दूं, ठीक है, वन मनोज नाम दे देता हूं, तो आज से मनोज मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा मेजरिंग स्केल हो जाएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 मनोज। लेकिन यहाँ तो पता है ना हमें ऑलरेडी कूलम और केजी सबको समझा सर। सर लेकिन न्यूट्रॉन जब भी रिएक्शन में डिस्कवर हुआ था तभी उसका प्रेजेंस कैसे हमने डिटेक्ट किया कि वो कोई तो पार्टिकल है, क्योंकि रिएक्शन में तो नहीं दिखा होगा। हाँ हम लोग देखो, जो मैंने अभी बोला ना, मैग्नेटिक फील्ड से जो है
ठीक है, वो चीज डिफ्लेक्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं होती है। जो स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रॉन्स बाहर निकले, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अनडिटेक्टेड और मैग्नेटिक फील्ड से डिटेक्ट होके अगर डिफ्लेक्ट होके किसी एक जगह जाते हैं तो हमें तुरंत मालूम चल जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिटेक्शन नहीं आया, इसका मतलब उसका चार्ज सर्टेनली जीरो है। ठीक है, मुझे चार्ज जीरो मालूम चल गया और मास पता लगाना जो है वो दूसरी टेक्निक से हो गया। हम लोग देखो, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इवन इफ, ठीक है, आई नो सम थिंग्स, मैं उसे एक्सप्रेस भी करूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना वो, क्योंकि हम जानते नहीं ना सारे प्रिंसिपल्स और लॉज कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने देखो उन्होंने कैसे डिटेक्ट किया, ये चलो मैं रेफरेंस तुम्हें दे दूंगा, तुम उस पर एक्चुअली पढ़ के, ऑल्दो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा वो, ठीक है, अभी एट दिस मोमेंट तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी फाइनली कैलिब्रेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा, ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट से बनी हुई है जिसका हमें इंट्रोडक्शन भी नहीं है ना, तो अभी तो हम वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट हाँ, तुम लेमैन के लिए इतना मान सकते हो कि जो भी डिस्कवरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और उन्हीं को सब जगह यूज करके हम लोग उन पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करते हैं, और डिफ्लेक्ट करके जहां जहां पे स्ट्राइक करते हैं उन जो पोजीशन से हम उनके मासेस और चार्जेस के बारे में वैल्यूज कंक्लूड करते हैं। इसलिए ऐसी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है, जो बाकी किसी भी मशीन से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, कोई प्रेजेंस शो ही नहीं करती हैं। ठीक है, हमें लगता था कि हमारे वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, और जब से वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी वगैरह आया है, तब से मालूम चला है कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे किसी भी मशीन के साथ में कोई इंटरेक्शन शो नहीं करती है। तो थिंग्स आर एक्चुअली गेटिंग मोर क्लियरर और मोर कंफ्यूजिंग, वी डोंट नो। लेकिन हम ऐसा सोचते थे कि हमारी दुनिया में हमने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। एटलीस्ट दीज आर द पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं, तो इनका डिटेक्शन तो आसान है, ये तो हम किसी न किसी से मशीन से डिटेक्ट कर ही लेंगे, मशीन से हम लोग। ठीक है, देखो, तो हम लोग इसके अंदर इतना सब देखने के बाद में एक जो है छोटा सा फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा टाइम जो है वो इनके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर देना बनता है। थॉमसन ने क्या है, जब उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के बाद में लोगों ने उसका काफी कंट्रीब्यूशन मानते हुए उसको एक्चुअली नोबेल प्राइज दे दिया। ठीक है, तो नोबेल प्राइज में क्या है भाई, तो बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो उसको क्या है, ये इमीडिएटली सबको समझ में आ गया कि भाई एटम, जिसको हम लोग आज तक मानते थे कि ये इनडिविजिबल है और एटम न्यूट्रल है, ठीक है, इसको जो है अगर बहुत दम लगा के अलग अलग किया जाए, इफ वी एक्चुअली टीयर इट अपार्ट, तो इसमें से नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस बाहर आते हैं स्प्लिट होके। यहाँ से जो है ये चैप्टर अपना नया शेप ले लेता है। तो यहाँ से एक एक्चुअली रेस स्टार्ट हो जाती है कि जिसने भी ये चीज समझा दी कि इस एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसे अरेंज किया है, हाउ आर दीज टू चार्जेस अरेंज इनसाइड द एटम। सर वो प्लम पुडिंग मॉडल है ना? वाटरमेलन। हाँ, प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल और आगे का जो हमारा लास्ट एटॉमिक मॉडल है, ये 4 से 5 मॉडल, ये सब के सब इसी रेस का हिस्सा है। ठीक है, मैं तो बता रहा हूं कि हाउ दिस रेस स्टार्टेड। ठीक है, इट वाज सो सिली ऑफ पीपल टू थिंक कि एटम ऐसा होगा, एंड हाउ इट एंडेड, दैट इट मतलब इट वाज अ कंप्लीट कैओस। ठीक है, हम लोग एकदम जियां उड़ गई मॉडल को समझने में, एंड हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा, ठीक है, हम लोगों को मिल गया। ठीक है, एंड लोगों ने भी सोचा भी नहीं था कि चीजें इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। ठीक है, माइक बंद करो बच्चों, माइक बंद करो। तो चैटिंग तो बंद ही है, तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें माइक बंद करो? 023 माइक बंद करो, 23 003 पे खोल लिया माइक अपना। तुम लोग ऑन करके बैठे रहते हो और उस यहाँ पे आता रहता है। देखो, तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन थॉट के अरे मतलब मैंने तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है, तो अब तो मेरा तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मैं तो इतना बड़ा हॉटशॉट हूँ। तो उसने आज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और कल कुछ उसने अपना मॉडल बना के पेश कर दिया। तो उसने कल मॉडल पेश किया और परसों फेल हो गया मॉडल। उसका मॉडल क्या था, उसने जो भी कुछ प्लम पुडिंग मॉडल उसने फ्रेम किया, ठीक है, तो मैं उसको जो है यहाँ पे डिस्कस तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो तुम्हें पहले से आइडिया है।
और या तुम्हारे जो चैप्टर 2 है, तो तुम्हें पीडीएफ दिया है, उसका जो लेक्चर 2 है उसके स्टार्टिंग में इस पर डिस्कशन किया हुआ है, समझ रहे हो? तो भाई पुडिंग क्या होता है, इसको तुम ये बोलो या फिर वाटरमेलन बोलो, उसने कुछ ऐसा सोचा कि भाई सबका सारे एटम्स का जो एक्चुअली एनोड रेज है, थोड़ा सा बोल ही देते हैं, सारे एटम्स का जो एनोड रेज है और कैथोड रेज है, तो क्योंकि ये कैथोड रेज सबका क्या रहता है बताओ, सेम रहता है, एनोड रेज सबका क्या रहता है बताओ, डिफरेंट रहता है। तो उसने एक बहुत ही सिंपल सा एलिमेंट्री दिमाग लगाया। तुम अगर सिर्फ इतना सा ऑब्जर्वेशन सोच के देखोगे तो यू रियलाइज कि उसका मॉडल इतना गलत भी नहीं था, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई मान लेते हैं कि वाटरमेलन जैसे होता है, तो वो एक्चुअली क्या होते हैं बताओ, अलग अलग साइज के वाटरमेलन होते हैं, ठीक है। वाटरमेलन एक्चुअली अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उन सब में क्या रहता है बताओ, उन सब में जो उसके अंदर की सीड्स रहती हैं, ठीक है, वो क्या रहती है बताओ, सेम साइज की रहती है। सीड्स कम ज्यादा हो जाएंगी लेकिन सीड्स का साइज सेम रहेगा, ठीक है। तो ही थॉट कि जैसे यहाँ पे जो सीड्स बाहर आती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा मान लो, तो सब में से इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आते हैं वो तो सेम आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में इस पे जो नेट चार्ज पॉजिटिव बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में जिस पे नेट चार्ज पॉजिटिव बच जाएगा, ये वाला पार्ट जो उधर मूव करता है सबका डिफरेंट है। तो उसने ऐसा कुछ इमेजिन कर लिया कि आप ऐसा मान सकते हैं कि एटम का जो है शेप और साइज अलग अलग होता है, उसका मास अलग अलग होता है एटम का, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होती है, जैसे पुडिंग में जैसे तुम्हारा वो कुकी होता है, ठीक है, जिसके अंदर कुकी के अंदर क्या है कि चॉकलेट चिप्स जगह जगह एम्बेडेड रहते हैं, वैसे वो बोल रहा है कि ठीक है वो एक्चुअली अलग साइज की कुकी है जिसमें चॉकलेट चिप्स का नंबर ज्यादा कम है लेकिन चिप्स का साइज सब में सेम है, ठीक है। तो वैसा कुछ सिस्टम इसने इमेजिन किया, वो इमेजिन करते ही जो है फेल हो गया। उसके फेल होने के रीजंस जो हैं वो भी उस बुक में लिखे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुम्हें क्यों फेल हुआ मॉडल, भाई क्यों फेल हुआ मॉडल। एक्सपेरिमेंट ने रॉन्ग प्रूव कर दिया उसको, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट सर रदरफोर्ड ने रॉन्ग प्रूव किया, उसने वो अल्फा रेस से गोल्ड प्लेट पे वो मतलब वो पास किया अल्फा पार्टिकल से मतलब, और जब गोल्ड के थिन फॉइल में हाँ ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है कि रदरफोर्ड जो है वो एक्चुअली थॉमसन का स्टूडेंट था, डू यू नो दिस? हाँ सर, यस सर, मोहित सर ने बताया था। हाँ गुड। एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाता है, ठीक है। चलो इसमें तो खाली हमें लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। माइक बंद बच्चों, माइक बंद। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि भाई जैसे मैं यहाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ और मैं अपना मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे खुशी जो है वो अपना कुछ सोच रही है मन और हंस रही है कि मॉडल तो गलत है आपका, क्या अजीब बेवकूफी का मॉडल बनाया है। और जैसे ही मॉडल पेश करूं तो खुशी वहां बता दे कि देखिए सर का मॉडल तो सही नहीं है, उसमें दिक्कत है। he was so angry with Rutherford that वो दोनों सेम शहर में रहते हुए कभी उन्होंने सेम कॉमन कॉन्फ्रेंस, कभी उन्होंने दूसरे की शक्ल नहीं देखी दोबारा। he never watched his face again, ठीक है। तो थॉमसन जो है वो ठीक है बिल्कुल फायर पे था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था, ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर अच्छा इसके बीच में एक छोटा सा डेवलपमेंट है जो अगेन हमारे पोर्शन में नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअली मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्चुअली वो मिसिंग पीस पजल है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, माइक बंद करो बच्चे, माइक बंद करो, ठीक है। सर ये जो मॉडल था थॉमसन का, सर एक डाउट है। हाँ सर जो थॉमसन का मॉडल था उसने अपने कैथोड रे को ऐसे एक्सप्लेन किया ना कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एम्बेडेड है सीड्स की तरह वो कैथोड रे बन के जाते हैं, फिर बचा कुचा जो भी वाटरमेलन है जो बचा हुआ है वो एनोड रे की तरफ जाता है, वैसे उसने बोला था ना। हाँ बिल्कुल सही है, वैसे ही बोला था उसने, ठीक है। हाँ, मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या है कि उसमें समहाउ, अब वो तो वीडियो देखना, उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पोर्शन में नहीं है, ठीक है। उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगा लिया, चार्ज, एंड ही एक्चुअली डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ 1.6 - 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम,
जब चार्ज पता लग गया, क्योंकि मुझे E/m की वैल्यू पता थी, मास आ जाएगा। मास 9.1 into 10 raised to minus 31 9.1 into 10 to minus 31 kg। ठीक है, तुम 2-3 बार इन नंबर्स को लिखोगे तो तुम्हें याद होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों तो सिर्फ फैक्ट है, देखो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, हम लोग इसमें एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो शायद प्रॉब्ली हमारा आज का लास्ट डिस्कशन होगा। भाई जल्दी देखो, जल्दी देखो, वैल्यूज नोटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं से हटा रहा हूं। देखो, तो अब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में तुम्हें अगेन बहुत सारी चीजें हमें जैसे पता है, अपने पास स्कूल के पोर्शन में था, शायद 9th क्लास में था, और तुमने बहुत डिटेल में इसे पढ़ा है, सब पॉइंट्स रट रट के कॉपी कर करके आंसर्स में लिखे हैं। तो इसके अंदर उस समय क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नया नया फिनोमेना था, तो वैसे क्या है कि रेडियो एक्टिविटी उस समय जो है वो थोड़ा नया फिनोमेना था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एंड मतलब लोग जो है वो इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से एक्चुअली काफी ज्यादा मैसेमराइज रहते थे। पीपल वर वेरी मच इन्फ्लुएंस विद दीज सब्सटेंसेस के, क्योंकि वो रात में ग्लो करते हैं ना। ठीक है, रात में ग्लो करते हैं, तो लोगों को लगता था एज इफ इनके अंदर से कोई मिस्टीरियस सब्सटेंस बाहर आ रहा है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में हम लोग अगर लेंगे तो हम लोग कुछ ज्यादा कुछ हो जाएगा, हमारे साथ में कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ उनका थॉट था। यू वोंट बिलीव पीपल यूज्ड टू कीप दीज स्टोन्स इन देयर पॉकेट्स। ठीक है, हर समय रखते थे। ठीक है, एंड क्या है कि इट वाज एक्चुअली सो फनी कि जब ये नया नया डिस्कवर हुआ था, तो डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड कर देते थे रेडियो एक्टिव सामान खाने के लिए फॉर सम स्पेशल मतलब इलनेसेस जिसका कोई इलाज समझ में नहीं आता था। तो वो सॉल्यूशंस बना के देते थे रेडियो सब्सटेंसेस के कि इसको सुबह शाम खाने के बाद में आपको पीना है। ठीक है, टूथपेस्ट होते थे जिसके अंदर रेडियो सब्सटेंसेस एक्चुअली एम्बेडेड रहता था। तो लोग जब उसे ब्रश करते थे, ठीक है, या फिर ठीक है, उसे जो चीजें यूज करते थे उसकी, तो वो बोन्स जो हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेती थी। तो रात में सोते समय उनका जॉ वगैरह, जॉ लाइन वगैरह ग्लो करता था। अंधेरे में जो है वो धीरे धीरे उनके दांत दिखने शुरू हो गए। ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी, ठीक है, ऐसी, ठीक है, इतनी सब गड़बड़ सिचुएशंस थी। फिर किसी का ब्रश करते करते जो है वो टूथब्रश जो है वो, ठीक है, गाल के आर पार हो गया। ठीक है, तो समझ में आया कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। इट एक्चुअली वेंट थ्रू द चीक, ठीक है, टीयरिंग अपार्ट इट। तो ऑल दोज नॉनसेंसिकल थिंग्स दैट पीपल हैव डन, ठीक है, विद न्यू स्टफ जो उन्हें समझ में नहीं आता था, उन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं। तो रेडियो एक्टिविटी जो समय का नया फिनोमेना था। ठीक है, हाँ, मतलब रदरफोर्ड के टाइम पे ऐसी हालत नहीं थी, ही वाज एक्चुअली वेल अवेयर। तो एक उसने क्या किया, उसने एक्चुअली एक अल्फा, बीटा और गामा रेज का जो हमारे पास में सैंपल से एमिशन होता है, ठीक है, तो गामा रेज के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें एक हल्का सा फीलर दे दूं कि रदरफोर्ड जो कर रहा है वो ये क्यों कर रहा है। उसे देखो, उसे ये पता लगाना है, ठीक है, उसको एक्चुअली पता लगाना है कि अंदर जो है वो एक्चुअली कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कोई जो है पॉजिटिव चार्ज छुप के बैठा है। ठीक है, कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज हाइड कर रहा है। ठीक है, कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज हाइड कर रहा है, और एक्चुअली कहीं पे कोई नेगेटिव चार्ज भी हाइड कर रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज भी हाइड कर रहा है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये एक्चुअली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस चीज का मैं आइडिया लेना था। हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड दिस एटम। ठीक है, तो उसके लिए उसने ये देखा कि एक चार्ज को, ठीक है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को एक्चुअली कौन ढूंढ सकता है। तो चार्ज को एक्चुअली चार्ज ही ढूंढ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ही ढूंढ सकता है। क्योंकि कोई चार्ज ही क्या करेगा, चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा ना। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो व्हाट ही थॉट वाज कि मैं एक्चुअली एक काम करता हूं, मैं चार्ज पार्टिकल्स इसके ऊपर एक्चुअली बॉम्बार्ड करता हूं, और जब मैं चार्ज पार्टिकल्स इसके ऊपर बॉम्बार्ड करूंगा, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ मेरे पास में डिफ्लेक्शंस, ठीक है, अट्रैक्शंस, और कुछ मेरे पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जिसको देख के मैं गेस करूंगा कि ये वाले पार्टिकल्स कैसा मोशन करते हैं, ये वाले पार्टिकल्स कैसा मोशन करते हैं, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो उसने पहले तो उसने चार्ज का सोर्स क्या लिया,
we actually found the source as, ठीक है, a sample of radioactive substance, जिसमें से क्या है कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज निकलती थी। तो गामा पे कोई चार्ज तो होता नहीं था, गामा वाज यूजलेस। बीटा एंड अल्फा में से, देखो बीटा एंड अल्फा में से क्या है कि एक्चुअली बीटा वाज टू स्मॉल, इट वाज टू स्मॉल, ठीक है, कि उसको क्या है ऑब्जर्व करना ही मुश्किल हो गया था, ठीक है। अल्फा पार्टिकल वाज हीलियम का डबली चार्ज न्यूक्लियस, दैट इज He2 4+2, ठीक है, दैट इज लाइक, ठीक है, हमारे पास में एक ठीक ठाक मासिव सब्सटेंस था, एक ठीक ठाक मासिव सब्सटेंस था हमारे पास में, ठीक है, He2 4+, ठीक है। और सामने उसने क्या लिया, सामने उसने लिया गोल्ड, गोल्ड का एक बहुत ज्यादा थिन फॉइल, extremely thin foil. It was actually approximately, ठीक है, 1/10 to 1/100 के बीच में, 1/10 to 1/100 के बीच में of your paper thickness। जो तुम्हारे हाथ में पेपर है, ठीक है, उस पेपर का 1/10 से 1/100 थिकनेस तक का पतला फॉइल उसने गोल्ड का लिया, फॉइल। तुम्हें सब रीजंस पता है वैसे इनके, बट जस्ट इन केस तुमसे पूछूं मैं, ठीक है, कोई मुझे बता दे थोड़ा, ठीक है, ऑन करके। इस बार मैं कुछ दूसरी आवाज सुनना चाहता हूँ, बार-बार से लोग माइक ऑन करते हैं, थोड़ा सा बोर हो गया सर। हाँ, ऑडियो, हाँ क्या हुआ बच्चों? सर जब ऑडियो आप इशू हो रहा एक्सप्लेन कर रहे थे तो ऑडियो इशू हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक है? बेटर है अभी ठीक है क्या? अभी बेटर है, अभी बेटर है। सर परेशान हो गया हूँ मैं सब डिवाइसेस से। हाँ बताओ भाई, हाँ सुनो, क्या बताना है सर? खुशी, हाँ ये बताना है, नहीं तुमको नहीं बताना है, तुम बहुत बोल रहे हो। क्या बताना? खुशी है क्या? खुशी खारगर से खुशी है क्या? यस सर। ओके। और जो है कौन खारगर से, और कोई जिसके पास माइक है? बताओ भाई। रामा। हाँ क्या नाम है? रामा? क्या नाम है? अरे नाम तो बताओ। अरे सुनाई नहीं दिया ढंग से, नाम बताओ। झा साहब है? रामा। अरे तुम लोग ढंग से सुनने नहीं देते यार, ऐसे बोलना दो ना यार, क्यों हंस रहे? हाँ बोलो ना, बोलो क्या नाम है? सर अर्पित झा। अर्पित, ओके अर्पित। अर्पित गोल्ड फॉइल क्यों लिया? सर क्योंकि गोल्ड बहुत मैलेबल है और उसको बहुत पतला फॉइल चाहिए था, नहीं तो एटम्स ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते, मतलब पूरे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अल्फा रेस। ओके। गोल्ड का न्यूक्लियस भी डेंस होता है ना बहुत। सर ये पॉजिटिव है। गोल्ड क्या का है? न्यूक्लियस पॉजिटिव भी है? बहुत डेंस होता है। हाँ गोल्ड पॉजिटिव है, AU पॉजिटिव। कुछ भी सर मल्टीपल हेवी और डिफ्लेक्शंस डेंस होते होता है। तो गोल्ड का न्यूक्लियस और हेवी गोल्ड और डेंस रिएक्ट भी नहीं होता है। करता होगा, इसके लिए लिया होगा। गोल्ड का न्यूक्लियस हेवी और डेंस होता है। एक मिनट, एक करके। गोल्ड का न्यूक्लियस हेवी और डेंस होता है। सर फॉइल बनाया जा सकता था तो सर उसको ये डेमोन्स्ट्रेट करना था कि अल्फा पार्टिकल्स उससे स्ट्रेट पास होते हैं। अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट अगर पास होते हैं। अगर वो ज्यादा थिक ले लेता तो अल्फा पार्टिकल्स पास नहीं होते। मतलब होते पर ज्यादा डिफ्लेक्ट थिक लेता होते हैं, तो डायरेक्शन नहीं सर पता कम चलती। से कम पार्टिकल्स आते पतली फॉइल में, तो वो प्रिसाइज हाँ ऑब्जर्वेशंस बना पाता। वैल्यूएबल मेटल तो उससे ही किया, तो 1000 एटम्स थिक एक बहुत ज्यादा थिन फॉइल बनाया, मतलब उससे ज्यादा थिन था नहीं तो वही यूज किया उसने। ओके। अच्छा पहली बात तो ये क्या बोल रहे हो? बोलो, हाँ फिर से बोलो। सर उसे लगा कि सब उससे पास हो जाएंगे, पर कुछ डिफ्लेक्ट बैक हो गए। ज्यादातर नहीं उसे लगा नहीं, वो खैर ऑब्जर्वेशन था, लेकिन हाँ देखो तो ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। सर अगर हम लोग थिक फॉइल लेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो जाएगा, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो जाए। वही तो बोलो। थिक सर उसे लगा था सर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अच्छा पहली बात तो ये है कि देखो ऐसे इसको तुम इस तरह समझो, एज इफ क्या है, हाँ थिक फॉइल और थिन फॉइल का लॉजिक है।
हमें सबसे पहले फॉइल बहुत ज्यादा थिन चाहिए, फॉइल जो है बहुत ज्यादा थिन चाहिए। तो उसका देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है थिन फॉइल का कि एक मिनट गाइस, पॉजिटिव चार्ज बहुत हैवी होता है। एक मिनट रुको। हाँ, उसका जो है देखो थिन लॉजिक का लॉजिक ये, थिन फॉइल का लॉजिक ये है कि अगर मुझे एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऑब्जर्व करना है, मुझे अगर एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऑब्जर्व करना है, तो उसके अंदर वो नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स से एनकाउंटर करे, वो 2 या 3 एटम्स, ठीक है, 2, 3, 4, 5 लेयर्स ऑफ एटम्स ही होना चाहिए। अगर तुमने उससे ज्यादा पीछे लेयर्स लगानी शुरू की, तो उससे ज्यादा पीछे लेयर्स लगानी शुरू की, तो इवेंचुअली क्या होगा कि उसका जो ट्रू स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली भीड़ में, ठीक है, कहीं भी खो जाएगा। मतलब ये कि सपोज अगर मेरे पास में ये अगर एटम है, आज मुझे पता है इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, तो मैंने इसकी एक वॉल तैयार की कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, सेंटर पे न्यूक्लियस है एंड सो ऑन, सेंटर पे न्यूक्लियस है। आइडियली तो क्या होता पता है कि अगर ये सिंगल एटम लेयर की थिक होता, अगर ये, तो सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन आता, ठीक है। अब अगर तुमने सपोज इसके यहाँ पे एक और लेयर लगा दी ऐसी, जिसके फिर सेंटर पे न्यूक्लियस है, इसके तुमने पीछे एक और लेयर लगा दी जिसके फिर सेंटर पे न्यूक्लियस है, फिर सेंटर पे न्यूक्लियस है, फिर सेंटर पे न्यूक्लियस है एंड सो ऑन, एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, इसके सेंटर्स पे न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, तो अल्टीमेटली तुम एक चीज नोटिस करो कि तुम इसमें से कोई भी पाथ फॉलो करोगे तो तुम देखोगे तुम किसी न किसी से तो हिट करने ही वाले हो, यू आर गोइंग टू हिट, ठीक है, सम और अदर एटम, ठीक है, ऑन योर वे। सर बट वो तो 1000 एटम्स ऑब्जर्वेशन है। हाँ, मतलब मैं 1000 एटम्स थिक बहुत छोटा है, ठीक है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें जो चाहिए 1000 एटम्स थिक बहुत ही छोटी थिकनेस, ठीक है, दैट इज स्टिल मैनेजेबल। मतलब अच्छा, मतलब मैंने या 2-3 लेयर बोला, मैं बोल रहा हूँ आइडियली बेस्ट ऑब्जर्वेशन ये आता है जब एक लेयर होती, ठीक है। तो 1000 के लिए भी हमारे पास में जो सब्सटेंस अवेलेबल था हमारे पास में, ठीक है, जो एटलीस्ट इतना जो है पतला किया जा सके कि हम लोग उसमें लेयर्स और लेयर्स चिप आउट करें, लेकिन फिर भी सब्सटेंस अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखे, ठीक है, वो एक्चुअली गोल्ड फॉइल था, ठीक है। तुम उस फॉइल को ऐसा इमेजिन कर सकते हो जैसे स्वीट्स के ऊपर तुमने कभी वो सिल्वर लेयर देखा है, ठीक है, हैव यू सीन, लोग खाते हैं, यस सर, ठीक, अटैच करके वो चांदी का, हाँ सर, वो अगर तुमने अगर तुम उस लेयर को एक्चुअली, ठीक है, पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम कभी उसे पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। उस सिल्वर पेपर को हम लोग कभी एक्चुअली पकड़ नहीं पाएंगे, इट इज एक्चुअली टू थिन, इतना थिन है कि तुम हाथ लगाओगे अगर उस लेयर के तो वो, ठीक है, लेयर फट जाएगी। तो उससे भी थिन एक्चुअली वो गोल्ड फॉइल था, ठीक है। और एक्चुअली एक वैक्यूम के अंदर, ऐसा नहीं पंखा चला के उसने आराम से किया, वैक्यूम के अंदर वो अरेंजमेंट करके उसने वो फॉइल के ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया। सेकंड रीजन वाज ऑब्वियसली दिस कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो दिस वुड हैव बीन लाइक, ये कुछ ऐसा सिचुएशन होता जिसमें उसके सामने एक जो है न्यूक्लियस रखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली अ बिग मॉन्स्टर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एक्चुअली क्लस्टर है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। सर और तो इतना थीन बना कैसे होगा गोल्ड फाइल? क्या चीज हेलो, हाँ, तो इतना थीन गोल्ड फाइल बनाया कैसे होगा? तो इतना थीन गोल्ड फाइल बनाया कैसे होगा? तुम्हें उसका वीडियो चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। सुनो, गोल्ड को, ठीक है, गोल्ड पेपर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, तुम थोड़ा सा यूट्यूब पे डालोगे ना, तुम्हें मिलेगा कि लोग जो हैं वो इसके लिए असाइंड होते हैं, वो दिन भर बैठ के उसको हथौड़े से मारते रहते हैं, एक्चुअली कीप ऑन बीटिंग दैट सब्सटेंस, ठीक है, एंड इट एक्चुअली कीप्स ऑन गेटिंग थिनर एंड थिनर। हाइड्रोलिक लगाने के लिए, स्वीट्स वगैरह के लिए लगाने के लिए आज भी गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल्स मिलती हैं मार्केट में, वो सब ऐसे बीट करके बनाई जाती हैं, ठीक है। काम की बात ये है, सुनो, दिस इज लाइक अ टेबल टेनिस बॉल। ये एक्चुअली क्या है, सॉर्ट ऑफ टेबल टेनिस बॉल की तरह है, और ठीक है, एक्चुअली दिस इज लाइक शॉर्ट पुट बॉल। ये एक्चुअली शॉर्ट पुट बॉल की तरह है, ये एक्चुअली शॉर्ट पुट बॉल की तरह है। एंड इमेजिन, ठीक है, इट्स लाइक मेरे जो है आंखों पे एक्चुअली पट्टी बंधी हुई है, ठीक है,
और मेरे सामने दीवार पे शॉटपुट बॉल्स जो है वो अरेंज की हुई है, ठीक है, और मैं टेबल टेनिस बॉल्स उस पे जो है दीवार पे मारना शुरू करता हूँ, आई एम एक्चुअली ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है, एंड वो टेबल टेनिस बॉल्स का जो मोशन होगा उसको देख के मैं गेस करता हूँ कि सामने का सिचुएशन क्या है। तो मैंने वो टेबल टेनिस बॉल्स मारना शुरू की, ठीक है, तो मेरे पास, ठीक है, 1 in a million, ठीक है, टेबल टेनिस बॉल्स बाउंस ऑफ होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं, बाकी सब स्ट्रेट चली जाती हैं। इससे मुझे समझ में आता है कि सामने की दीवार मोस्टली खाली है। मैं जो भी बॉल फेंकता हूँ वो बॉल जो है वो स्ट्रेट उससे पास थ्रू कर जाती है। तो सामने की दीवार में मतलब ये कितनी अजीब बात है, देखो स्टेटमेंट कितना नॉनसेंसिकल, स्टूपिड और रिविलेटरी लगता है, दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ठीक है, ये भी कोई ऑब्जर्वेशन है। देखो एटम जो हमारे आसपास की सारी चीजें, ठीक है, ये ठीक है, वुड से लेके सॉलिड हार्ड आयरन से लेके, ठीक है, ये सब चीज हमको बनाता है, ठीक है, उसका ज्यादातर स्पेस एक्चुअली खाली है, ठीक है, हमारे अंदर जो एटम्स हैं उसके अंदर का 99.99% स्पेस खाली है, वहां पे एक्चुअली कुछ है ही नहीं। दिस इज सो ऑकवर्ड। तो इसके जो तीन ऑब्जर्वेशंस हैं और उसके 3 कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, वो तुम एक्चुअली पहले से जानते हो, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वो ठीक है, वो क्या है, तो वो ये है भाई, most alpha particles went straight undeflected, ठीक है। जब से बच्चे ने टोका है, आपकी राइटिंग खराब है, उसमें एकदम कॉन्शियस हो गया हूँ, went straight undeflected, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इसका कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, most of the space is empty. Number two क्या? 1 in a million. Very few. Positive charges Very concentrated. From small angle. Very few. 1 in million were deflected by small angles. Very few. By small angles. Very few deflected by small angles. ठीक है। एंड थर्ड, इन दोनों का कंक्लूजन हम साथ में लिखते हैं। एंड थर्ड वाज 1 in a million. Rebounded. One Was in a million were rebounded. बिल्कुल सही बात। Deflected through an angle of 90. Were rebounded with large angles. बहुत बड़े एंगल्स के साथ में 1 in a million रिबाउंड हुए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ कुछ समझ रहे हो 180 डिग्री टाइप के एंगल्स के साथ वापस बाउंस बैक हो गए। तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या है? हाँ, इन दोनों कंक्लूजन क्या है? इससे दो चीजें समझ में आती है हमें। मास इज कॉन्सेंट्रेटेड और there is some positive. There is some Mass is concentrated. the positive center. Atom is electrically neutral. Concentrated. A lot of empty in the space. center of the atom. Most part of the atom is hollow. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बार इसे लिख लो जरा 3 लाइन दोबारा से फॉर्मेलिटी के लिए। Yes. हम देखते हैं। Noted, sir. ओके, मैं हटा दूं। लिखो सर, ये लिखने 2 मिनट जल्दी लिखो। Done, sir. हुआ? हो गया सर। Yes, sir. ओके। तो अरे सर इसका हाँ अरे सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो ना। फर्स्ट लाइन तो लिखो। स्क्रीनशॉट ले लो। भूल गया मैं लेना। ये पार्ट क्या? अरे फर्स्ट लाइन मैंने लिया या तो लिखा है पीडीएफ में भी। तो पीडीएफ में लिखा है। अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पीडीएफ में लिखा है। जहां से मैं तुम्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दूं, तुम्हें यहाँ से नोट्स मेंटेन करने हैं। मैं फ्रैंकली बताऊं, आई डोंट केयर तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है अभी, ठीक है, बिकॉज इसी की बात है नहीं इसमें। हम लोग अभी सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जहां से मैंने बोला तुम्हें नोट से बनाना है और स्क्रीनशॉट लेके तुम अगर भूल गए लिखना, ठीक है, और लॉकडाउन के बाद में तुम मुझसे मिले तब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो क्या होता है, ठीक है। यू विश कि लॉकडाउन खुलता नहीं। नोट्स पूरे मेंटेन अगर तुम ढंग से नहीं किए तुम बहुत मार खाओगे, पहले बता रहा हूँ। यस सर।
देखो ड्रामा खाता है। इसका 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 जो कंक्लूजन है, अच्छा मेरे को ये तो समझ में आता है कि मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, ये बात जो है, ये बात हम लोग ठीक है मतलब एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वापस बाउंस बैक इसी चीज को क्या है, ठीक है वापस बाउंस बैक भाई वो कैसे कर सकता है, ठीक है रिबाउंड होके कर सकता है कि सामने वाला पार्टिकल इतना हैवी है कि तुमने शॉर्ट पुट बॉल पे अगर बहुत तेज टेबल टेनिस बॉल मारी तो शॉर्ट पुट बॉल शायद मोशन नहीं करेगी, लेकिन वो बॉल तुम्हारी बॉल वापस बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो चार्ज की है कि इट्स लाइक मुझसे ऐसे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने, ठीक है हम लोग को, ठीक है हम लोग को क्या पता है, ठीक है यहाँ पे मास बहुत ज्यादा है, ये बात सही है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ये हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो हमें क्या पता कि सर ये एक्चुअली इसने इसको अट्रैक्ट करके घुमा के छोड़ा है। हाउ डू यू नो कि सिचुएशन जो है, ठीक है वो एक्चुअली ऐसी है या ऐसी है, ये हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है क्या पता इसने जो है इसको स्विंग करके। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होता है, +2 चार्ज होता है उसमें, तो बिल्कुल सही बात है, हाँ ये तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर अगर +2 चार्ज है, इसके ऊपर अगर +2 चार्ज है, दोनों में अल्फा पार्टिकल है, दैट इज कंप्लीटली ओके, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, ये उसने कैसे कंक्लूड किया। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो इसलिए इसीलिए उसने बताया। डिफ्लेक्ट तो नेगेटिव चार्ज भी कर सकता है, डिफ्लेक्ट तो नेगेटिव चार्ज भी कर सकता है भाई, ऐसा देखो ना सर रिबाउंड पॉजिटिव चार्ज ही करेगा, रिबाउंड पॉजिटिव चार्ज करेगा। एक्चुअली क्या है देखो, तो मैं बताता हूँ कि अगर इसके ऊपर लेट से नेगेटिव चार्ज माने हम लोग, तो अल्फा पार्टिकल का +2 चार्ज है ना, तो ये ऐसा हो सकता है कि इसके पास से निकला और इसने थोड़ा सा अट्रैक्ट किया, बट द अट्रैक्शन वाज टू स्लो, तो ये इतना डिफ्लेक्ट होकर चला गया। दिस कैन बी पॉसिबल, लेकिन इसके अंदर एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है कि अगर ये इसे अट्रैक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, एंड इफ इट एक्चुअली टर्न्स दिस चार्ज लाइक दिस, अगर ये इसे गोल इस तरह घुमाता है, ठीक है, तो इवेंचुअली अगर वो स्विंग होना शुरू हो गया इसके अंदर, देयर आर वेरी लो चांसेस कि वो इसमें से एक्चुअली बाहर निकलेगा कभी, इट एक्चुअली स्पाइरल डाउन इनसाइड दिस थिंग, ठीक है, वो वापस डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज जो है इसके लिए वो पॉजिटिव चार्ज ही होना जरूरी है, ठीक है, तभी सारे अल्फा पार्टिकल्स या तो उसमें से पास थ्रू करेंगे या बाकी बचे हुए डिफ्लेक्ट करेंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इट वुड हैव बीन ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस पे स्टिक हो जाते, बाहर ही नहीं निकलते, ठीक है, दे वुडंट हैव सिंपली कम आउट और रिबाउंडेड, वो एक्चुअली वहीं पे स्टिक कर जाते, ठीक है। इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स कुछ मोशन में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे क्या, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि इसका चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल का ये इतना ज्यादा है, इट इज लाइक 1836 टाइम्स जो है वो तो एक प्रोटॉन का मास होता है। अब इसके अंदर क्या है बताओ, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये 1836 into 4 दैट इज रफली 8000 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन। इट इज लाइक, अगेन मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि अगर ये हमने टेबल टेनिस बॉल्स बोला था, ठीक है, तो ये शायद ये बोलना चाहिए कि ये वो फेदर्स हैं, ठीक है, मतलब कबूतर के टूटे हुए पंख की तरह है, ठीक है, कि अगर तुम बहुत तेज टेबल टेनिस बॉल्स मार रहे हो तो रास्ते में अगर फेदर्स हैं भी बहुत सारे, तो उससे उस टेबल टेनिस बॉल का मोशन डिफ्लेक्ट नहीं होने वाला, वो सबको जो है वो सबको हटाते हुए इतना स्पीड से निकल जाएगा कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल दीज कंक्लूजन्स एक्चुअली, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स लेड टू वन थिंग एंड वन लास्ट थिंग, उसने बोला कि एंटायर मास is concentrated and positive charge is concentrated at the center of nucleus, at the center of atom, which he called nucleus. मैं बताऊं तो पर्सनली क्या है कि 3 लोगों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा ना हमने, थॉमसन के बारे में, ठीक है, रदरफोर्ड के बारे में, और सबसे ज्यादा हम लोग बोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर, इसमें से तीनों में से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, एक्चुअली ऐसा लगता है मुझे रदरफोर्ड का बोलने वाला था मैं, तुमने तो एकदम मतलब ओपिनियन चेंज कर लिया अपना, ठीक है, रदरफोर्ड का बोलने वाला था मैं, क्योंकि उसका एक्चुअली ओरिजिनल थॉट था
ज्यादातर स्पेस एटम है, सेंटर में बहुत हैवी न्यूक्लियस है, उसका चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। बोर का मॉडल रदरफोर्ड का मॉडल का एग्जैक्टली कॉपी था, ठीक है, विद अ वेरी स्मॉल, ठीक है, नॉट अ वेरी स्मॉल, विद हेवी मैथमेटिकल नहीं कर पाया था। हाँ, उसने उसका कैलकुलेशन ठीक किया, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स थे, उसने उसको पूरा मैथ से प्रूव किया, प्रिसाइजली एक्यूरेट कैलकुलेशन लगा के, बट ओरिजिनल थॉट जो है वो एक्चुअली रदरफोर्ड का था। द टर्म न्यूक्लियस वाज एक्चुअली असाइन्ड बाय रदरफोर्ड, ठीक है। डू यू नो नील बोर वाज अगेन अ स्टूडेंट ऑफ थॉमसन? यस सर। यस। वो मतलब स्टोरी जो है वो बिल्कुल ऐसी है एकदम, ठीक है, किसी स्क्रिप्ट की तरह है कि ये उसका स्टूडेंट था, वो भी उसका स्टूडेंट था, उसने उसका गलत किया, फिर इसने इसका गलत कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। both had J.J. Thomson as their mentor. तो इससे जो है हमें ये समझ में आता है। और लास्ट चीज उसने क्या बोली बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का उसे कुछ समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व सोलर सिस्टम की तरह revolve on closed circular orbits. Electrons revolve in orbits. उसे लगा कि भाई हाँ सेंटर में जो है बहुत ही हैवी, जैसे सन रहता है और सन के चारों तरफ जो है वो एक्चुअली प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ही एक्चुअली केम अप विद दिस आइडिया कि भाई अगर मुझे दो चीजों को, ठीक है, सपोज मुझे इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, मुझे इन दोनों चीजों को एक ही बंद कमरे में रखना है, लेकिन साथ में ये भी मेक श्योर करना है कि दोनों के बीच में कांटेक्ट ना हो, दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। दे बोथ शुड नॉट टच ईच अदर, क्योंकि अगर कांटेक्ट हो गया, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ठीक है, तो फिर जो हमारे पास न्यूट्रल शिट बनेगा, हम लोग फिर फ्यूचर में, पता है, ठीक है, हम लोग कभी भी प्लस और माइनस प्लेट लगा के उसमें से चार्जेस अलग नहीं कर सकते। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ये इस बात का प्रूफ था कि इलेक्ट्रॉन इतना लूजली बाउंड है न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर, कि उसे एक सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब भी अलग कर सकता है। तो ये चीज बहुत जरूरी थी कि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वही ऐसी चीज जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फिर भी कभी एक दूसरे के अंदर नहीं मिलते हैं, तो उसे इसका आइडिया जो है वो एक्चुअली ग्रेविटेशन से आया। तो ही थॉट ग्रेविटेशन का सिस्टम, देखो ये निकल के आया, ठीक है। थॉट वाज, सुनो मेरा, देखो वैसे तुम्हारा 12:06 हो गया है, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। मेरा फोन जो है अभी 1% पे है, ठीक है, तो क्लास मेरा अब्रप्ट भी जो है वो बंद हो सकता है, तो उसमें तुम्हारा ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, आवाज आ रही है ना? ओके सर। हाँ सर, ठीक है, ओके सर, ओके सर, बहुत थक गए क्या? ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके, थैंक यू सर। बाय। अभी तो देख ले, देखो इसके अंदर हमारे पास में जो इसका फ्लॉ है वो भी तुम जानते हो। न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो क्या प्रिंसिपल? ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा ना सर, वी कांट हियर यू। क्या वो आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है सर। नहीं है सर, आप बोर्ड के पास जाते हो, आ रही है, लेकिन जब भी हम ये क्वेश्चन बोलते हैं ना, आप पास आके बोलते हो ना, आपकी आवाज आती है। आप जैसे बोर्ड पे जाते हो ना, आपकी आवाज नहीं आती। सर, आपका माइक मोस्टली यूनिडायरेक्शनल है, तो व्हेन यू टर्न अराउंड इट्स नॉट ऑडिबल। सर पढ़ाओ सर। सर पढ़ाओ, आज सर पढ़ाते रहो। पढ़ाओ सर, कंटिन्यू। अच्छा, लास्ट चीज हमारे लिए, आज की लास्ट चीज वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इसका सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ मैक्सवेल थ्योरी, जिसके अंदर एक सिंपल सी बात वो ये थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल
Any accelerated Any particle. accelerated charged particle emits radiation and loses energy. यस सर EM वेव when रेडिएट करेगा. accelerates, when So it accelerates, loses electromagnetic waves and loses energy. यस सर, radiates energy क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है and और loses उन पे चार्ज और वो एक्सीलरेट होता है जब वो हाँ सर्कुलर ऑर्बिट में एक्सेलरेट मूव हो होता रहा है, है. हाँ इसलिए वो अच्छा रेडिएशन एमिट अच्छा करता है और एनर्जी लूज करता है. बिल्कुल सही बात है. अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, फिर भी एक्सीलरेशन है क्या? हाँ जी सर, क्योंकि है डायरेक्शन क्योंकि वो चेंज हो रहा हाँ है. होगा सर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, सर्कुलर मोशन फॉर्म रेट ऑफ चेंज हो, वेलोसिटी हो रहा है, तो चेंज होगा ही. तो एक्सीलरेशन It हो is रहा revolving around. हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात एक्सेलरेशन तो है. चेंज होगा ही सर अगर डायरेक्शन चेंज हो. हाँ हाँ sorry, अगर सपोज ये अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसमें से सर्कुलर मोशन होने की वजह से, ठीक है, So we can't hear you. Sir, Oh your my voice is God. not Sir, audible. audio नहीं आ रहा. ऑडियो सर नहीं आ रहा है. Can't अभी hear. आप पूछोगे तो आएगा. सर आ रहा है अरे अच्छा ठीक सर. एक ठीक ही है परसेंट बाकी है सर. चलो ये हाँ कौन चल है ये? अच्छा दिख रहा है, ठीक है गाइस स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, दिख रहा है कम से कम, बस देख लो. तो ईएमआर एमिशन होता है क्योंकि ईएमआर एनर्जी है और टोटल एनर्जी जो है ये एक्चुअली कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी. तो क्योंकि एटम के अंदर से बाहर एनर्जी एमिट हो रही है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का सिस्टम है इसकी एनर्जी ऑब्वियसली क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, क्योंकि बाहर एनर्जी एमिट हो रही है तो इसकी एनर्जी कम हो रही होगी, क्योंकि एनर्जी किसके एक्सपेंस से बाहर जा रही है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है. अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो हम लोग इसे एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की तरह सोचते हैं कि इस जो है पेन की एनर्जी कहाँ ज्यादा है, ऊपर या नीचे. पेन की एनर्जी कहाँ ज्यादा है, ऊपर या नीचे? ऊपर. पेन की एनर्जी ऊपर जो है ज्यादा है. तो देखो अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पेन धीरे धीरे क्या है अपनी एनर्जी लूज करते करते नीचे आ रहा है. तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है. हाँ जैसे 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 यहाँ पे ग्रेविटी का अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अट्रैक्टिव फोर्स है. तो इस जो है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसमें क्योंकि अगर ये एनर्जी अपनी कम करेगा, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है, तो अगर ये अपनी एनर्जी कम करेगा तो थोड़ा सा पास में आता है, एंड जितना ज्यादा ये इस्तेमाल करता जाएगा हर समय एक्सपेक्ट करते उतना ही क्या होगा बताओ, बहुत ज्यादा पास में आता है. ठीक है, एंड इवेंचुअली जो है ये हमारे पास में सारा का सारा सिस्टम जो है सारा सिस्टम फॉल कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा. वो एक्चुअली अनस्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, Atom collapse. ठीक है. हाँ एटम जो कोलैप्स कर जाएगा. अच्छा ये अनस्टेबल क्यों है मुझे बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए तो प्रॉब्लम क्या है? सर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कांड हो जाएगा. रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा. न्यूट्रॉन बनने में क्या प्रॉब्लम है? प्रोटॉन और नहीं इलेक्ट्रॉन अलग नहीं हो पाए. इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो पाएगा? Nuclear collision. न्यूट्रॉन स्टार. न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा. ओके तुम लोगों ने नोइंगली अननोइंगली जो आंसर दिए हैं उसमें से देखो काफी कुछ आंसर सही है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑडियो क्लियरनेस सर. हेलो वीडियो स्टॉप हो गया. वीडियो पॉज हो गया. पॉज नहीं हुआ सर का, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. खत्म. बोला. बाय सर. बाय सर. रामा ना रामा पे खुदा नाम के रामा 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 सौरभ भी है क्या? सौरभ ने रामचेट ठाकुर लिया. क्या? सौरभ रामचेट ठाकुर में है. उसने आइकन सब लिया है. हाँ क्या? नहीं मेरे को आवाज आई तो लगा सौरभ. इन सब सबसे फालतू है. उसने बोला भी नहीं.
वाटर कुछ भी बोलते हो। कौन बोल रहा है भाई ये सब? ओ सर मेरा स्क्रीन तो आ रहा ही नहीं। खत्म हुआ क्या? किसको पता। अबे रामा कुछ बोल। सर चले गए। भाई उत्कर्ष हाँ बोल।